अध्याय 641 अध्याय 641 विचार 2 अध्याय 641। हर कोई उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था और शेन मियामियान ने कहा, वैसे भी आजकल तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। हम घरेलू पंजीकरण पुस्तक को भी बाहर निकाल सकते हैं और सीधे तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, है ना? आखिरकार आपके नाम के तहत संयुक्त संपत्ति या ऋण नहीं है और वैवाहिक घर शादी से पहले हासिल किया गया था, इसलिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि घरेलू पंजीकरण पुस्तक वान डोंगचेंग के गृहनगर में होती तो इसे प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होता, लेकिन शहर में यह एक अलग कहानी है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ली यू ने सहमति में ताली बजाई। जब समय आएगा मैं घर में घुस जाऊंगी और पेन हुयून को ब्लॉक कर दूंगी। आप अंदर जाएं और घरेलू पंजीकरण की किताब खोजें, फिर नागरिक मामलों के ब्यूरो में जाएं। एक बार जब हमारे पास तलाक का प्रमाण पत्र हो तो हम पेन हुयून को बाहर निकाल सकते हैं। शेन मियामियान ने एक शरारती मुस्कान प्रकट की। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हम बस पेन हुयून को बाहर निकालने के लिए किसी को ढूंढ लेंगे, दरवाजे का ताला बदल देंगे और फिर उसे वान परिवार के साथ फिर कभी कोई लेना देना नहीं रहेगा। यह एक योजना है, छोटे मियामियान। तुम चतुर चालों से भरे हुए हो। उनके जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय ये बिल्कुल उसी तरह का तरीका है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। ली यू बहुत खुश थी और शेन मियामियान के शब्दों से स्थिति बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रही थी। हे नान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। शेन मियामियान ने ली जूलिन से कहा, अंकल ली, आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। अंकल ली की सहमति के बिना सभी की सहमति बेकार थी। ली जूलिन जिद्दी थे। यदि वह किसी बात से सहमत नहीं होता तो वह उसे करने की अनुमति नहीं देता। पिताजी, यह एक अच्छा तरीका है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आपको एक बेहतर तरीका अपनाना होगा। ली यू ने एक लड़के की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। हर किसी की ओर देखते हुए ली जूलिन ने कहा, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने मुझे बताए बिना घरेलू पंजीकरण की किताब छीन ली थी, और अब आप तलाक के लिए मेरी राय पूछने के बारे में सोच रहे हैं। मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ। आप सभी इसका पता लगाएं। मैं बूढ़ा हूँ और आपके युवा लोगों के विचारों के साथ नहीं रह सकता। वह खड़ा हुआ और अप्रसन्न चेहरा लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। ली यू ने हे नान और शेन मियामियान के साथ सार्थक नजरें मिलाईं। मेरे पिताजी सहमत हो गए हैं। फिर उसने ली शिपिंग की ओर देखा। दीदी, हमारे बूढ़े आदमी ने आपके लिए कई नियम तोड़े हैं। जब आपके पास समय हो तो उससे बात करें और रिश्ते को आसान बनाने की कोशिश करें। आखिरकार आप पिता और बेटी हैं। इतना अलग रहना ठीक नहीं है। मम्मा, ली शिपिंग ने आंखें लाल करते हुए सिर हिलाया। देर हो रही है, हम वापस जा रहे हैं। हे नान उठ खड़ा हुआ। शेन मियामिया भी खड़ी हो गईं और ये देखकर ली शिपिंग ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मियामिया, ये आपके पैसे वापस हैं। इस दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जियाओयू का आपको बहन के रूप में स्वीकार करना हमारे पूरे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। सिस्टर शिपिंग, तो मैं पैसे लूँगा। शेन मियामियान पीछे नहीं हटे और तुरंत पैसे अपनी जेब में रख लिए। यह वह पैसा था जो उसने ली शिपिंग को उधार दिया था, भले ही वह यह नहीं चाहती हो। ली शिपिंग इसे वापस न करने का सपना नहीं देखेगी। शेन मियामियान ने इनकार करने का दिखावा नहीं किया, क्योंकि उन दिनों कई सौ युआन एक बड़ी रकम थी जो ग्रामीण इलाकों में 3 पत्नियों से शादी करने के लिए पर्याप्त थी। ली यू और ली शिपिंग दोनों ने शेन मियामियान की सीधेपन की सराहना की।
जियू मिन का अभिवादन करने के बाद शेन मियामियान हे नान के साथ वापस चला गया। रास्ते में उन्होंने बेकार की बातें की और पता चला कि वान डोंगचिंग झोउ सियू को स्कूल ले गया था, जिससे हे नान की आंखें खतरनाक रूप से संकीर्ण हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति देखकर उसने झट से कहा, बड़े भाई, चिंता मत करो। वान डोंगचिंग की छोटी छोटी चालें कोई वास्तविक परेशानी पैदा नहीं कर सकती हैं। मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है, मैं सांझोंग का पांडा हूँ और प्रिंसिपल मेरी कद्र करता है। वह वान डोंगचिंग की बात नहीं सुनेगा। अगर वह गया तो भी यह एक बर्बाद यात्रा होगी। अध्याय 642 स्कूल के लिए गर्म कपड़े पहने। उसके हाव भाव सामान्य होने से पहले ही नान की आंखें एक पल के लिए ठंडी चमक उठीं और उसने उसे याद दिलाया, वान डोंगचिंग के तलाक के बाद वह कुछ समय के लिए उपद्रव कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा और छोड़ दूंगा। हर जगह मत भागो। मम्मा, शेन मियामियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। स्कूल और दुकान जाने के अलावा वह शायद ही कहीं और जाती थी। वान डोंगचिंग थोड़ी देर के लिए चीजों को उत्तेजित कर सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है और समय बीत गया है, तो वह शांत हो जाएगा। एक बार जब ली शिपिंग को कल तलाक प्रमाणपत्र मिल जाएगा, तो वह वान डोंगचिंग से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और उसी पुराने रास्ते पर नहीं जाएगी। ली परिवार का भाग्य सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। ये सोचकर वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी किस्मत बदल गई थी और ली परिवार की भी। इसके बाद उसे लू सियुआन पर कड़ी नज़र रखने की जरूरत थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उसी पुराने रास्ते पर न चले। उसके पिछले जीवन और इस जीवन दोनों में केवल कुछ ही लोग थे जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे, और वह उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, अन्यथा वह इस जीवन काल में अपने साथ नहीं रह पाती। कार की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई, जिससे उसकी गर्दन सिकुड़ गई। सर्दी आ गई थी। रात में दिन के तापमान से काफी अंतर था। ठंडी हवा के एक झोंके ने उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। ठंडा, उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए हे नान ने भौहें उठाईं और पूछा। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने कार की खिड़की चढ़ा दी। शेन मियामियान ने अपने कपड़े अपने पास खींचते हुए कहा, ये पहले से ही बहुत ठंडा है और सर्दी अभी शुरू हुई है। उद्धरण चिन्ह, वह एयर कंडीशनिंग वाले बड़े घर में कब रह पाएगी? इसके विचार मात्र से ही उसे अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हुई। स्कूल के लिए गर्म कपड़े पहनो, हे नान ने लापरवाही से कहा। शेन मियामियान ने नम्रता से सिर हिलाया। उसका सौम्य व्यवहार वसंत ऋतु में डेज़ी की तरह था, सुंदर और लचीला। ग्रीनहाउस की सुरक्षा के बिना भी वह अपने दम पर जीवंतता से फल फूल सकती थी। हे नान के भीतर एक राग हल्का सा बजता हुआ प्रतीत हुआ। उसने बिना कुछ बोले अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा। ली और भावहीन चेहरे के साथ कार चला रहा था। शेन मियामियान ने हे नान की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। उसका मन इस विचार से भरा हुआ था कि बीजिंग स्कूल में दाखिला लेने के बाद पैसे कैसे कमाए जाएं और भविष्य में कहां बस जाएं। एक पल के लिए उसने हे नान के बारे में भी सोचा। बड़ा भाई वह बीजिंग से था और उसके पिछले जीवन में वह बीजिंग लौट आया था। ये जीवन काल निश्चित रूप से अलग नहीं होगा। क्या उसे बीजिंग में बसने और बड़े शहर में रहने पर विचार करना चाहिए? जैसे ही यह विचार आया, उसने इसे खारिज कर दिया। बड़े भाई की भविष्य में शादी हो जाएगी और वह उससे चिपकी नहीं रह सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? भले ही उसके और बिग ब्रदर हे के बीच कुछ भी अनुचित नहीं था। किसी भी महिला को ये जानकर असहजता महसूस होगी कि उसका पति लगातार स्कूल के माध्यम से एक खूबसूरत युवा
लड़की का समर्थन कर रहा था। ये बिग ब्रदर हे के परिवार के सामंजस्य को प्रभावित करेगा। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसके लिए लिचेंग लौटकर रहना बेहतर होगा। वहाँ जीवन की गति बीजिंग जितनी तेज नहीं थी, इसलिए ये सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त था। उसके छोटे से चेहरे को बिल्कुल सिकुड़ा हुआ देखकर, जैसे कि वह परेशान हो, अपना सिर हिलाते हुए हे नान की आंखें नर्म हो गईं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान वापस होश में आए और तभी उसने देखा कि कार उसके आवासीय क्षेत्र में नीचे आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं बड़े भाई, मैं बस सोच रही थी कि क्या कल की बातें आसानी से हो जाएंगी। आखिरकार कल्पना करना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। हे नान ने उसकी चालाकी को उजागर नहीं किया, लेकिन बाहर निकलने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। इन मामलों को हम पर छोड़ दें। अभी आपका काम ऊपर जाकर अच्छी नींद लेना, कल कड़ी मेहनत से अध्ययन करना, स्थिर ग्रेड बनाए रखना और बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। शेन मियामियान ने पलकें झपकाईं और कार से बाहर उसका पीछा करते हुए कहा, बड़े भाई, आप वास्तव में आशा करते हैं कि मैं बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकूंगा? अध्याय 643। अच्छा विचार है। नान की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, आखिरकार मैं ही था जिसने तुम्हें अंकल ली से मिलवाया था, और मैंने तुम्हारे बारे में घमंड किया है। उनके शिक्षण के 3 साल बाद यदि तुम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो तो वह हमारा चेहरा कहाँ छोड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कहेगा। क्या भाई उसका मजाक उड़ा रहा था? भाई वह तो आप चिंतित हैं कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो इसका आप पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चिंता मत करो, जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। 3 साल में मैं निश्चित रूप से बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करूंगा और आपको या अंकल ली को बदनाम नहीं होने दूंगा। हे नान के होंठ थोड़े टेढ़े हो गए। मैं आपका वादा याद रखूंगा। इन 3 वर्षों के लिए आपको अपनी पढ़ाई को बाकी सब चीज़ों से ऊपर प्राथमिकता देने की जरूरत है। अभी अन्य चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आप अभी भी युवा हैं। कुछ मामलों से निपटना आपके लिए बहुत जल्दी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान को उसकी बातों से थोड़ी उलझन महसूस हुई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि भाई का मतलब उसे ये याद दिलाना था कि वह जल्दी प्यार में न पड़े। तो उसने सीधे पूछा, भाई, क्या आप शुरुआती रोमांस की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि हे नान जवाब दे सके, उसने आत्मविश्वास से आश्वासन दिया, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं जल्दी प्यार में नहीं पड़ूंगी। हालांकि मैं युवा हूँ, लेकिन मैं परिपक्व सोच वाली हूँ। मेरे विचार में वे सभी सहपाठी सिर्फ बच्चे हैं। मैं उनके साथ डेटिंग करने और अपनी पढ़ाई और पैसे कमाने पर इसका असर डालने का सपना नहीं देखूंगी। शेन मियामियान अपनी घोषणा में ईमानदार थे। वह लगभग 40 वर्ष की महिला किशोर लड़कों में रुचि कैसे ले सकती है? उसकी नज़र में वे सहपाठी सिर्फ बच्चे थे। जब भी वे इकट्ठे होते थे, जिन विषयों पर वे चर्चा करते थे और जिन चीज़ों की वे परवाह करते थे, वे सब उसे बचकानी लगती थीं। इसलिए वह कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई। परिणामस्वरूप हर कोई सोचता था कि वह अलग थलग थी, और इसलिए मिडिल स्कूल में उतनी नापसंद न होने के बावजूद उसने हाई स्कूल में लू सियुआन और डू शियाओहुई के अलावा, जो कुछ हद तक उसके करीब थे, कई करीबी दोस्त नहीं बनाए थे। बेशक लोगों द्वारा दूरी बनाए रखने का एक और कारण यांग शियाओक्सी था। प्रिंसिपल की बेटी यांग शियाओक्सी के साथ उसके खराब रिश्ते ने दूसरों को जल्दबाजी का डर बना दिया।
जिससे उन्हें आराम से छोड़ दिया गया। आइडिया बुरा नहीं है। वह नान शेन मियामियान के उत्तर से काफी संतुष्ट था, इसलिए उसकी आवाज में प्रशंसा का संकेत था। इस बात से अनजान कि वर्षों बाद जब शेन मियामियान की पैसा कमाने की व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा तो उसे इन शब्दों पर पछतावा होगा। बातें करते करते वे दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने लापरवाही से कहा, जल्दी सो जाओ, शुभ रात्रि भाई। वह शेन मियामियान ने दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में प्रवेश किया। शुभ रात्रि। हे नान के होंठ फिर से मुड़ गए। शब्दों की इतनी सरल जोड़ी, लेकिन उसके मुंह से निकलते हुए वे ऐसे मधुर लग रहे थे जैसे कि चीनी मिली हो, बेवजह आनंददायक। शेन मियामियान अपने कमरे में लौट आई, नहा धोकर बिस्तर पर चली गई। रात की अच्छी नींद के बाद वह अगले दिन जल्दी उठ गई और हे नान उसे स्कूल ले गया। उस शाम उसे हे नान से पता चला कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरवाजे के ताले बदल दिए गए थे और पान हुयून को धोखा दिया गया था, जिससे पूरे दिन दरवाजे पर हंगामा होता रहा और आखिरकार शाम को वान डोंगचिंग उसे ले गया। समय बीतता गया और आधा महीना बीत गया। विकल्प के अभाव में वान डोंगचिंग ने पहले पुलिस को मामले की सूचना दी, फिर ली परिवार परिसर के प्रवेश द्वार पर हंगामा किया और अंत में सभी संभावित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मिन्नतें की। शियू मिन को चिंता थी कि चल रही परेशानी ली शिपिंग और बच्चों को प्रभावित करेगी। उसने ली यू को कुछ समय के लिए रहने के लिए बीजिंग में अपनी मौसी के घर ली शिपिंग ले जाने के लिए कहा। वान डोंगचिंग ने अगले आधे महीने तक गड़बड़ी जारी रखी, लेकिन यह महसूस किया कि यह बेकार है। फिर वह नंबर 3 मिडिल स्कूल में समस्याएं पैदा करने के लिए चला गया, लेकिन हे नान और ली यू द्वारा उसे दंडित किया गया और अंततः उसने खुद को अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया और गांव लौट आया। आखिरकार शांत हो गया। अध्याय 644 नया साल एक। इससे पहले कि उसे पता चलता, स्कूल वर्ष का पहला भाग समाप्त हो गया था और नया साल आ गया था। शेन मियामियान को अपना जन्मदिन नहीं पता था, केवल इतना पता था कि इस साल बीतने के बाद वह 17 साल की हो जाएगी। 2 जन्मों में यह वर्ष उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उसने शेन परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। इसका मतलब ये भी था कि उसे नया साल अकेले ही बिताना होगा। चाची लियू शेन मियामियान को छुट्टियों के लिए आमंत्रित करना चाहती थीं, लेकिन झो लैनफेंग के स्वभाव के बारे में सोचने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। अभी भी शेन मियामियान के लिए खेद महसूस कर रहा था। उसने उसके लिए नए सूती जूते की एक जोड़ी बनाई। वह नान 12वें चंद्र माह के मध्य में बीजिंग लौट आया था और तब से संपर्क से बाहर था। संभवतः वह नया साल भी बीजिंग में बिताएंगे। लू सियुआन छुट्टियां शुरू होने से पहले ही नए साल के जश्न के बारे में सोच रहा था और उसने शेन मियामियान से उन्हें अपने घर पर मनाने के लिए कहा। कुछ देर झिझकने के बाद वह मान गई। शियू मिन ने शेन मियामियान को भी एक साथ नया साल मनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चूंकि उसने पहले ही लू सियुआन से वादा किया था, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लू परिवार में केवल लू सियुआन के परदादा और स्वयं लू सियुआन थे, इसलिए उनके लिए वहां जाना अधिक आरामदायक होगा। वर्ष के 29वें दिन लू सियुआन ने उसे लेने के लिए विशेष रूप से शहर में एक बैलगाड़ी चलाई। शेन मियामियान ने घर में साफ सफाई की, सैन्य कोट पहना जो हे नान ने उसे दिया था, और जैसे ही वह लू सियुआन के साथ घर से बाहर निकली, उसने देखा कि सामने का दरवाजा अचानक अंदर से खुल गया। हे नान की लंबी आकृति दरवाजे पर सीधी खड़ी थी। उन दोनों को सामान ले जाते देख उसने भौहें उठाईं और उदासीनता से पूछा, बाहर जाने की योजना बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ,
उसे देखकर शेन मियामियान की आंखें अनायास ही झुक गईं। बड़े भाई, आप कब वापस आए? उद्धरण चिन्ह। मैं कल रात आया था। उन्होंने नान ने उदासीनता से उत्तर दिया। हे नान को देखकर लू सियुआन को एक असहज पूर्वाभास महसूस हुआ। डर था कि यह सच हो जाएगा। उसने जल्दी से हे नान को विदाई दी। बड़े भाई हे, मैं नए साल के लिए मियामियान को अपने घर ले जाने आया हूँ। मेरे दादाजी दोपहर के भोजन के लिए घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम अब जा रहे हैं। मम्मम, लू सियुआन के शब्दों पर प्रतिक्रिया का संकेत देते हुए उन्होंने नान ने थोड़ा सिर हिलाया। लू सियुआन प्रसन्न हुआ और जैसे ही वह शेन मियामियान को दरवाजा बंद करने और उसे ले जाने में मदद करने वाला था, उसने शेन मियामियान को पूछते हुए सुना, बड़े भाई, क्या आप भी बाहर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बाहर नहीं जा रहा हूँ, हे नान ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। एक पल के लिए रुकने से पहले कहा, मैं पूछने जा रहा था कि क्या आपके पास गर्म पानी है, लेकिन चूंकि आप जल्दी में हैं, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वह दरवाजा बंद करके घर में घुसने ही वाला था। तभी शेन मियामियान ने देखा कि उसके हाथ में चाय का कप था। उसने तुरंत कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी डालूंगी। दरवाजे पर हाथ में सामान रखकर उसने उससे चाय का प्याला लिया और वापस घर की ओर मुड़ गई। हे नान उसके पीछे पीछे आया। दोनों ने लू सियुआन की उपस्थिति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लू सियुआन इतना निराश था कि उसके बाल लगभग धुआं उगल रहे थे। अनिच्छा से उनके पीछे चला गया और बड़बड़ाते हुए बोला, शेन मियामियान, इसे जल्दी करो, मौसम को देखो, अगर हम देर करेंगे तो बर्फबारी हो सकती है। चाय डालने में कितना समय लगता है? शेन मियामियान ने अधीरता से जवाब दिया और फिर चाय का कप भरकर हे नान को वापस सौंप दिया। हे नान ने जल्दी नहीं की। उसने चाय के कप से चाय का एक घूंट लिया, फिर अपने दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाई और खांसने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। ये पहली बार था जब शेन मियामियान ने उसे इस तरह खांसते देखा था। हाल के ठंडे मौसम और उसकी लंबी ड्राइव के कारण उसने चिंता से पूछा, बड़े भाई, आप इतनी बुरी तरह क्यों खांस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या थोड़ी सी खांसी सामान्य नहीं है? इसमें हंगामा करने की क्या बात है? लू सियुआन ने कहा। उस पल में हे नान ने हल्के ढंग से उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी ठंड है। ये सुनकर लू सियुआन ने कहा, मुझे हर समय सर्दी होती है, बस अधिक गर्म पानी पिएं और यह ठीक हो जाएगा। यदि यह वास्तव में खराब है तो अस्पताल जाएं और कुछ दवा लें, सो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अध्याय 645 नया साल 2। उसके कांटेदार शब्दों को सुनकर शेन मियामियान ने उस पर तिरस्कार भरी नज़र डाली। आप शायद कम बात करना चाहेंगे, कोई भी आपको मूर्ख नहीं समझता। खत्म करने के बाद वह हे नान की ओर मुड़ी और चिंता से पूछा, बड़े भाई हे, पहले ही इतनी देर हो चुकी है और आप बीजिंग से वापस आ गए हैं। क्या आप नया साल यहाँ बिताने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि हे नान कुछ बोल पाता, लू सियुआन ने हस्तक्षेप किया, आप निश्चिंत हो सकते हैं बिग ब्रदर, वह यहाँ नए साल के लिए अकेले नहीं होंगे। वह जश्न मनाने के लिए ली यू के घर जा सकते हैं। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद उन्हें इसकी आदत होनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता? हे नान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और कहा, ली यू का परिवार बीजिंग गया है और नए साल के छठे दिन तक वापस नहीं आएगा। उत्सव के दौरान वान डोंगचेंग को दुखी समय से बचने के लिए ली शिपिंग हमेशा बीजिंग में रहती थी, और चूंकि शेन मियामियान भी ली परिवार के साथ नया साल बिताने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए वे सभी छुट्टियां मनाने के लिए बीजिंग चले गए।
मैं वास्तव में यह नहीं जानता था। शेन मियामियान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, उन्होंने मान लिया होगा कि मैं पहले ही नए साल के लिए लू सियुआन के घर जा चुका हूँ। इस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, जिससे मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले जाना असंभव था और संचार सुविधाजनक नहीं था। हे नान ने हल्के से जवाब दिया, देर हो रही है, तुम्हें जल्दी ही बाहर निकलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह कई बार खांसा। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश हो गई। चलो, दादाजी चिंतित हो रहे हैं। हे नान की मंजूरी के साथ लू सियुआन शेन मियामियान को सीधे खींचने के लिए उत्सुक था। जैसे ही शेन मियामियान ने हे नान की पीछे हटती आकृति पर नज़र डाली, वह मदद नहीं कर सकी लेकिन महसूस किया कि वह इस समय थोड़ा अकेला लग रहा था। इस पर विचार करने के बाद उसने तुरंत निर्णय लिया, तुम वापस जाओ, मैं नए साल के लिए तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, उसने कहा। बड़ा भाई, वह अकेले ही शहर में नया साल बिताना बहुत अकेला होगा, खासकर बीमार होने के कारण। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? उसके शब्दों पर हे नान की आंखों में एक धूर्त मुस्कान चमक उठी। क्या? लू सियुआन का गुस्सा एक पल में भड़क गया। उसकी आंखें उभर आईं। शेन मियामियान, आपने पहले वादा किया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं जाएंगे और फिर नहीं जाएंगे? क्या आप थोड़ी सी ईमानदारी नहीं दिखा सकते? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवसाय करता है। क्या यह एक विशेष स्थिति नहीं है जिसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है? शेन मियामियान को अपने वादे से मुकरने के लिए कुछ हद तक खेद महसूस हुआ, लेकिन बिग ब्रदर ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। अब जब आखिरकार उसे उसका कुछ बदला चुकाने का मौका मिला, तो वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? यदि हे नान को आधी रात में तेज बुखार हो जाए तो क्या होगा? आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग जो कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं, जब वे बीमार पड़ते हैं तो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। कौन सी विशेष स्थिति? लू सियुआन ने हे नान के पीछे की ओर घूरकर देखा, यह महसूस करते हुए कि जब भी बिग ब्रदर वह सामने आया तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और वास्तव में, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कभी कभी उसे लगता था कि बिग ब्रदर उसने जानबूझकर ऐसा किया था। बीजिंग का मूल निवासी वहाँ नया साल नहीं मना रहा है और इसके बजाय व्यस्तता में शामिल होने के लिए लिचेंग आ रहा है। वह किसके बारे में था? बकवास करना बंद करो। मैंने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ और यह अंतिम है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। दादाजी को अब और चिंता मत करो। शेन मियामियान अपनी जैकेट, जो उसने दरवाजे के पास रखी थी, वापस अंदर ले आए और लू सियुआन को एक बैग दिया। ये दादाजी के लिए है, आप इसे उनके पास ले जाएं। आपके उपहार की किसे परवाह है? लू सियुआन लगभग अपनी आंखें बाहर निकाल रहा था। दादाजी ने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। वह आपको व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं। मैं नए साल के दूसरे दिन दादाजी से मिलने जाऊंगा। पेट दर्द करना बंद करूंगा, शेन मियामियान ने उसे दरवाजे से बाहर धकेलते हुए कहा। लू सियुआन गुस्से से भर गया। जानता था कि वह शेन मियामियान को दूर नहीं खींच सकता। शेन मियामियान के स्वभाव से वाकिफ, वह समझता था कि एक बार उसने अपना मन बना लिया तो उसे बदलने की संभावना नहीं थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही क्रोधित होता जाता। अंत में, अपने पैर की थपथपाहट के साथ, वह मुड़ा और नीचे चला गया।